हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। और पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने सरकार का अपमान करने पर जेल की सजा वाला कानून पारित किया है? ऑप्शंस हैं चीन, रूस, बांग्लादेश, जापान। सही जवाब ऑप्शन बी, रसिया, रूस। रूस के जो वहाँ के जो पार्लियामेंट है उसने इस कानून को पारित किया, और जिसमें ये बताया गया कि अगर आपने गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंट जो वहाँ के अभी व्लादिमीर पुतिन है, या गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिशियल की ऑनलाइन अगर आपने किसी भी तरह का अपेक्षा किया या उसका अपमान करने वाला कोई पोस्ट शेयर किया या कुछ इस तरह के चीज़ें आप कर रहे हैं जिनसे कि वो इंसल्टेड फील कर रहे हो, तो इसके लिए उस कानून में सज़ा का प्रावधान दिया गया। उसके लिए आपको 15 दिनों की जेल हो सकती है, 1 लाख रूबल का जुर्माना तक हो सकता है। अगर आप रिपीट ऑफेंडर हैं तो ये जो जेल की सज़ा है वो बढ़ भी सकती है। समझिए इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। हुआ ये कि रसिया में जब भी इलेक्शन होती है तो उससे पहले सरकार समय समय पे वहाँ पे जो पब्लिक का गवर्नमेंट के ऊपर जो फेथ इंडेक्स होता है वो एक सर्वे करवाती है, और यहाँ से पता चलता है कि किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर जो जनता का फेथ है या जनता का जो ट्रस्ट है वो कितना है। अभी बताया गया कि जो इस ट्रस्ट इंडेक्स में पुतिन का जो नंबर है वो काफ़ी डाउन हो गया, और उसके बाद उन्हें लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव बातें हो रही है ऑनलाइन या ऑनलाइन माध्यम से लोग कर रहे हैं, तो लोगों के प्रति एक नकारात्मक रवैया सरकार के प्रति बनते जा रहा है। जिसके बाद ऐसे एक कानून को लाया गया जो किसी भी तरह के सरकारी अफसर, सरकार, राष्ट्रपति के खिलाफ बोलने पे सजा का प्रावधान कर दिया गया। ना सिर्फ उसके खिलाफ बोलने पे बल्कि फेक न्यूज़ को प्रोपगेट करने पे भी वहां अब ऐसे मीडिया हाउसेस के खिलाफ भी सजा का प्रावधान इस कानून के तहत किया गया है। हम बढ़ेंगे आज के दूसरे सवाल पर। इनमें से किस राज्य ने ओबीसी कोटा को बढ़ाकर 27% करने का निर्णय लिया? ऑप्शंस हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। सही जवाब ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। कौन है सीएम? कमलनाथ। इन्होंने अभी हाल ही में जो पहले वहाँ 14% ओबीसी कोटा था उसको अभी 13% और बढ़ाया और कुल हो गया 27%, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से ये 27% तक सही है। लेकिन जो ओवरऑल कोटा हुआ है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताए हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के हिसाब से 49% से अधिक नहीं होनी चाहिए, एक और स्टेट ने इस 50% के क्राइटेरिया को पार कर दिया और वो है मध्य प्रदेश। अब जो वहाँ पे कुल कोटा हो गया है वो लगभग 60% के आसपास हो गया है। यानी अब कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब्स में कोई सीट निकलेगी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अगर कोई एडमिशन की सीट है तो 60% कोटा वाले लोग ही वहाँ जाएंगे, 40% बाकी लोग इस पे फाइट करेंगे। और क्या हुआ, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी 10% का रिजर्वेशन दिया है, जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड जनरल क्लास है उन लोगों के लिए, ये कोटा भी अब यहाँ पे उन्होंने लागू कर दिया है। साथ ही वहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं राज्य के, उनका जो पहले डीए मिलता था, ड्यूरेबल अलाउंस, जो कि 7% था, उसे बढ़ाकर 9% कर दिया। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे शहरी रोजगार योजना चलाई गई थी, किसके लिए? शहरी युवाओं के लिए, मनरेगा के ऊपर, जिसमें 100 दिन का जो है उन्हें कामकाज मिलेगा। इसके लिए 4,000 रुपये इन्होंने बताया कि हम पर मंथ युवाओं को देंगे। तो ये भी कुछ नया काम इन्होंने शुरू किया। ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक नया डेवलपमेंट की तरह देखी जा रही है। और चूंकि अभी समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ सब चुनाव का समय है, तो सभी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट तरह तरह के जो है अभी हमारे लिए नए नए प्रोग्राम्स लाते हैं, नए नए कामें कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है मध्य प्रदेश सरकार के लिए। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ द्वारा अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद के निपटारे हेतु गठित 3 सदस्यीय टीम में इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन है श्री रविशंकर, श्री राम पंचू, जस्टिस खलीफुल्ला, अशोक जैन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अशोक जैन। ये जो 3 सदस्यीय टीम बनी हुई है, 3 सदस्यीय पैनल गठित की गई है, इसमें अशोक जैन नहीं है। बाकी जो ये 3 है, श्री रविशंकर हैं, श्री राम पंचू हैं और
जस्टिस रिटायर्ड हैं, ये रिटायर्ड जस्टिस खलीफुल्ला, ये तीनों जो हैं ये पैनल में दिए हैं और इस पैनल की जो अध्यक्षता होगी वो रिटायर्ड जस्टिस खलीफुल्ला के निगरानी में होगी। 3 मेंबर की ये कमेटी बनी, ये पैनल बनी। क्या काम करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, आपको बता दूं ये जो राम जन्मभूमि विवाद का जो मामला है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच देख रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बोला कि इसका निपटारा करने के लिए बेस्ट तरीका है कि इसमें मीडिएशन की जाए। और मीडिएशन कैसे होगा कि इसके लिए हम 3 लोगों के एक ग्रुप बनाएंगे और वो ग्रुप जो है अगले 4 महीने में इस पे काम करना शुरू कर देगा और अगले 8 महीने में इसकी फाइनल जो है डॉक्यूमेंटेशन देके हमें रिजल्ट बता देगी कि क्या हुआ है। समझिए, इस 8 महीने में ही ये रिजल्ट आएगा जो ये 3 कमेटियों ने क्या फैसला लिया, क्या मध्यस्थता किया। साथ ही ये भी इन्हें बताया गया कि ये जो मध्यस्थता की प्रक्रिया होगी वो होगी गोपनीय, यानी बहुत ही सीक्रेट होगी और इसकी जो शुरुआत होगी वो फैजाबाद, जिसका नाम अभी बदल के अयोध्या किया गया है, यहाँ से शुरुआत की जाएगी ये मध्यस्थता की। तो जैसा मैंने बताया 8 हफ्ते में अंतिम रिपोर्ट, 4 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दे देगी। और कौन इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? रिटायर्ड जस्टिस खलीफुल्ला। और कौन कौन मेंबर हैं? रविशंकर हैं, जो कि आपको पता है एक स्पिरिचुअल गुरु है, श्रीराम पंचू एक लीगल लॉयर है ये। तो ये सारा जो है अभी डेवलपमेंट हुई है राम जन्मभूमि टाइटल सूट को लेके। और अगला सवाल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने कारों में चीट डिवाइसेस लगाने पर वोक्सवैगन पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? ऑप्शंस हैं 500 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए। सही जवाब है ऑप्शन ए 500 करोड़ रुपए। अब देखिए वोक्सवैगन ने क्या किया, इसने अपने कारों में एक चीट डिवाइस लगाई। चीट डिवाइस क्या काम करता है? जब भी कार का परीक्षण होगा, टेक्निकल परीक्षण होगा कि उससे पॉल्यूशन कितना बाहर हो रहा है, तो वो ऐसे सिस्टम को धोखा देके अपना जो है ये जो टेस्ट होता है एक परीक्षण का, उसे पास कर जाता है, जिसे अब एनजीटी ने पकड़ा है। और इसको देखते हुए कि किस तरह से वो एनजीटी को धोखा देते आया है, उसके ऊपर 500 करोड़ रुपए का उन्होंने फाइन लगा दिया है। और तत्काल 100 करोड़ रुपए उसने बताया कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास फिलहाल 100 करोड़ रुपए दे। आपको मैं बता दूं कि पिछले साल भी एनजीटी ने ऐसे ही कुछ मामलों के लिए, जो कि प्रदूषण से ही रिलेटेड था, 100 करोड़ रुपए का जुर्माना वोक्सवैगन पे लगाया था, लेकिन वो तब तक जमा नहीं कर पाया था। तो जनवरी में फिर इसे फटकार लगी थी और तब जाके इन्होंने जमा किया था। ये जो जुर्माने की राशि है 500, जिसमें 100 करोड़ तो वो इमीडिएटली तुरंत दे देंगे और बाकी पैसा उन्हें 2 महीने में जुर्माना देने का निर्देश दे दिया गया। वोक्सवैगन को अगर आप देखें तो वर्ल्ड वाइड ये एक रिपीटेड ऑफेंडर है पॉल्यूशन के मामले में। इससे पहले यूएसए में भी इसी तरह के मामले हुए थे और जिसे एमिशन गेट के नाम से जाना गया था। एमिशन गेट के नाम से, जिसमें वहाँ की जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन बॉडी थी यूएसए की, उसने पकड़ा कि ये एक ऐसा डिवाइस लगा रहा है कि जैसे ही वो एक सॉफ्टवेयर था, जैसे ही ये टेस्ट के लिए जाएगा, वो जो NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड और जो भी पॉल्यूटेंट है उसके लेवल को बिल्कुल ही नीचे गिरा देता है ताकि वो टेस्ट में पास हो सके। और फिर जब वो रोड पे चलती है तो इसका कम से कम 10 टाइम्स NOx वो रिलीज करता है। तो ऐसे सब के लिए ये ऑलरेडी लगता है कि ये पूरा रिपीट एक ऑफेंडर है और इसीलिए एनजीटी ने इसे आड़े हाथों लिया और इसके ऊपर 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। अगला सवाल, हाल ही में किसने डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल 1857 to 1947 किताब का विमोचन किया? ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह। सही जवाब है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1857 to 1947 के जितने भी हीरोज रहे हैं, अनसंग हीरो हैं या जो भी रिनोन्ड हीरोज हैं वहाँ के, उन सब के बारे में इस किताब में उन सब का उल्लेख किया गया, उनके बारे में बताया गया है। इसका जो कवर पेज है यहाँ पे सभी जितने भी हमारे शहीद हैं उनमें से जो प्रोमिनेंट फेसेस थे उनका यहाँ पे कवर फोटो लगाया गया इस किताब के ऊपर। ये 5 खंडों की वॉल्यूम है, यानी 5 खंड में ये किताब को प्रकाशित किया गया है और जिसमें लगभग 14,000 शहीदों के नामों की पहचान करने वाली ये एक पूरी पुस्तक है। किसने इसे रिलीज किया, किसने इसे बनाया? संस्कृति मंत्रालय, जो कल्चरल मिनिस्टर है, और ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्ट्री रिसर्च जो है, जो ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए काम करता है, इन दोनों ने मिलकर इनके पूरे जीवनी संबंधी इस किताब को इन्होंने बनाया
और फिर इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। इस किताब में शहीदों को डिफाइन किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शहीद कौन होंगे, मार्टियर्स कौन होंगे, उसको डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया कि ब्रिटिश टाइम में 1857 से 1947 के बीच ऐसे लोग जो फांसी पे लटकाए गए, जो जेल में डाले गए, जिन्हें काला पानी की सजा हुआ, जिसे उम्र कैद हुआ, ये सारे लोग शहीद की श्रेणी में आते हैं। और ऐसे 14,000 लोगों का जो है ये पूरा लेखा जोखा इस किताब में दिया गया। आपको बता दूं कि ये जो अभी जो सरकार ये सारे काम कर रही है, जो कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, आपको मैंने कुछ दिन पहले भी बताया कि आज़ादी के दीवाने ना इन्होंने एक म्यूजियम का उद्घाटन किया था, यही संस्कृति मंत्रालय ने, महेश शर्मा जी ने। वहीं पे इन्होंने वॉर मेमोरियल की भी स्थापना, अभी कुछ दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ। तो ये सारी जो हमारी जो ऐतिहासिक जो हमारी धरोहर, इन सब को लेकर सरकार बहुत चिंतित है और धीरे धीरे सारे काम को अब वो कर रही है। इसी सिलसिले में ये एक बुक का भी विमोचन किया गया। अगला सवाल, किस विमानन कंपनी ने अपनी घरेलू उड़ान सेवाओं के दौरान महिला यात्रियों को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने की घोषणा की? ऑप्शंस हैं एयर इंडिया, इंडिगो, विस्तारा, एयर एशिया। सही जवाब है ऑप्शन सी, विस्तारा। विस्तारा ने अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च से इस बात को शुरू किया और उसमें बताया कि अगर महिला यात्री जो भी घरेलू उड़ान में है, उस यात्रा के दौरान है, उनके अनुरोध पे उन्हें मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दूं ये जो विस्तारा जो एयरलाइंस है वो टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस का एक ज्वाइंट वेंचर है। और उसके बाद उन्होंने ये घोषणा की कि हम इंटरनेशनल वीमेंस डे से, जो कि 8 मार्च को होता है, उस दिन से इस फैसिलिटी को उन्होंने स्टार्ट किया है। और देश में ये ऐसी पहली विमान कंपनी है जिन्होंने इस तरह का कोई एक बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम शुरू किया है अपने महिलाओं के लिए, उनके सारी केयर को देखते हुए। आपको बता दूं उन्होंने ये भी बताया कि ये जो सैनिटरी पैड देंगे वो ISO 9001:2015 के जो क्वालिटी मेजर्स होंगे और जो पर्यावरण अनुकूल होंगे, उन पैडों को उपलब्ध कराया जाएगा। ये सैनिटरी पैड प्लास्टिक, विषैले पदार्थों और परफ्यूम से रहित होंगे। तो ये सारी जो अगर वहाँ पे कोई भी ऐसे पॉल्यूटेंट हैं वो उसमें नहीं दिए जाएंगे। बहुत ही अच्छा कदम है विस्तारा कंपनी का। अगला सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? ऑप्शन है 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये। सही जवाब है ऑप्शन बी, 20 रुपीज। 20 रुपीज का एक नया कॉइन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने इसे जारी किया है। और न सिर्फ 20 रुपये, उन्होंने 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का भी नया सिक्का जारी किया है। लेकिन सबसे जो अहम बात है वो है 20 रुपये का सिक्का। ऐसा पहली बार हुआ है इंडिया में कि 20 रुपये के कॉइन को लॉन्च किया गया। और अगर ये सारे जो फैक्ट्स अभी मैं बता रहा हूँ, इसे आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए कि इसका जो आकार है 20 mm का है और इसका वजन 8.54 ग्राम है। ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि कितना वेट होगा। इसका जो बाहरी हिस्सा है उसमें तांबा 65% है, जस्ता 15% है और 20% निकल है। अंदरूनी हिस्से में 75% तांबा, 20% जस्ता, 5% निकल है। इस नए सिक्के में 12 किनारे हैं। तो ऐसे 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 करके ये 12 किनारों का एक इन्होंने कॉइन बनाया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है कि 20 रुपये में कितने किनारे होंगे, तो आप सबको ये याद रखना है। क्या वेट होगा, ये सारी चीज़ें आप सबको इस जो ये सिक्के से रिलेटेड फैक्ट्स है उसे आप लोग ध्यान पे जरूर रखें। अगला सवाल, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई धरती ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन है HRD, आवास और शहरी मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। सही जवाब ऑप्शन बी, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय। हरदीप पुरी हैं, इन्होंने अभी ई धरती ऐप लॉन्च किया जहां पे जमीन को लेकर उसका रूपांतरण, प्रतिस्थापन या मालिकाना हक संबंधी आवेदन आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि आप लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर का चक्कर काटते रहते थे इन सारी चीज़ों के लिए। अब आप घर बैठे ही LDO ऑफिस आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही आप आवेदन कर सकते हैं। ना सिर्फ आवेदन कर सकते हैं बल्कि जो भी पेमेंट होगा वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, उसकी भी सुविधा दे दी गई है। तो अब किसी भी लैंड की ऑनरशिप क्या है, लैंड का टाइटल कहाँ है, ये सारी चीज़ें अब ऑनलाइन कर दी जाएगी। इससे जो भी फर्जीवाड़े हो रहे हैं कि एक ही लैंड को 5 तरीके से रजिस्टर्ड किया गया है, 5 इसके ऊपर ऑनरशिप दी गई है, तो इस तरह के जो फर्जीवाड़े हो रहे हैं इस सब पे रोक लगेगी। तो दोस्तों इसी के साथ हम खत्म करेंगे इस पहले सेगमेंट को। अगले सेगमेंट में बढ़ेंगे जहाँ पे मैंने जो आपसे सवाल पूछा था उसका जवाब देखेंगे और फिर आपके लिए एक नया सवाल भी होगा। लोसर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, नागालैंड। सही जवाब ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। आप सब कुछ दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि ये
तिब्बत में मनाई जाती है, तिब्बत में, सिक्किम में, असम में ये सब मनाया जाता है। लेकिन वो जो लोसर है वो है मेनली बुद्धों का त्यौहार, जो बुद्ध लोग, बौद्ध लोग जो मनाते हैं वो है। ये जो लोसर त्यौहार है, अगर आप ऑप्शन से देखें तो यहाँ पे आप सबको ये बात समझनी चाहिए कि ऑप्शन अगर अरुणाचल प्रदेश है और इस तरह के सवाल अगर पूछे जाते हैं तो आपको क्या पता है वो मायने नहीं रखता। ऑप्शन में क्या है और क्या सही होना चाहिए वो सही होता है और वही मायने रखता है। तो ये जो लोसर है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और इसका मतलब होता है नया साल। ये जो वहाँ तवांग डिस्ट्रिक्ट के मोनपा एक ट्राइब्स हैं जिनके बीच ये एनुअल फेस्टिवल है जो फरवरी के एंड में या मार्च के पहले वीक में पड़ता है। अभी 28 फरवरी को वहाँ पे ये मनाया गया था। लोसर त्यौहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है क्योंकि ये एक नया साल का प्रतीक होता है। और अब एक सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए किस नाम से कॉमन मोबिलिटी ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस है दिल्ली ट्रैवल, दिल्ली ऑन मोबाइल, वन दिल्ली, दिल्ली मोबिलिटी। इसका सही जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दें। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। देखते रहें जागरणजोश.com।